अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑडिट प्लानिंग का, जहाँ पे हम ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान को डिफरेंशिएट कर चुके, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, इंटरम फाइनल ऑडिट हम कवर कर चुके, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट हमने कवर कर लिया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हमने पिछले लेक्चर में कवर किया, उससे पहले हम मटीरियलिटी भी कवर कर चुके हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन कवर की, इसकी 3 टाइप्स, एग्जांपल्स, टेक्निक्स हमने कवर की, साथ हमने कुछ स्टेजेस, यूजेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, प्लानिंग, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मीन ड्यूरिंग ऑडिट, फाइनल रिव्यू स्टेज, 4 लिमिटेशंस कवर कर ली। फिर हमने यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर कवर किया, जिसमें हमने कुछ 4 स्टेप्स को फॉलो करना है कि पहले हमने डिटरमाइन करनी है सूटेबिलिटी ऑफ प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन, फिर हमने रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इवैल्यूएट करना है थ्रू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डेवलप करनी है प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन टू आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट्स, और फिर हमने क्या करना है, अपनी एक्सपेक्टेशन को कंपेयर करना है विद प्रोसीजर रिजल्ट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय मटीरियलिटी, रिस्क असेसमेंट या डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस के अकॉर्डिंगली। और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करती तो इन्वेस्टिगेट करना है मैनेजमेंट से थ्रू इंक्वायरी, और मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्स है उसको कोऑपरेट करना है विद अदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, और साथ एविडेंस ऑब्टेन के साथ। हाँ, अगर मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन हमारे लिए जस्टिफाइबल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, अदर प्रोसीजर्स के थ्रू वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया। अब चलते हैं, देखते हैं पास्ट पेपर में एग्जामिनर ने कोई 2-3 दफ़ा ये टॉपिक टेस्ट किया है। एक दफ़ा भी 1-2 अटैम्प्ट पहले ऑटम 19 में टेस्ट किया है, उससे पहले भी 17 में टेस्ट किया है। तो इसके ऊपर कोई 2-3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर। सो एनालिटिकल प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो हमें एक क्वेश्चन जो है वो हमारे नोटबुक में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 20, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे आई कैप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। इसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम पास्ट पेपर की तरफ भी चलेंगे। तो 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, एक पार्ट ए है क्वेश्चन का और एक पार्ट बी है। पार्ट ए क्या कहता है, विद रेफरेंस टू ISA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर एंड ISA 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। 2 नंबर के एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है, डेफिनेशन बताई जा सकती है। एनालिटिकल प्रोसीजर मीन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा विद फाइनेंशियल डाटा विद नॉन फाइनेंशियल and plausible relationship, इसलिए to investigate unexpected fluctuations which could have resulted from misstatement. The different types of analytical procedure available to the auditor, तो 3 types we think, comparison of financial with financial, like comparing current year financial statements with previous year financial statements, with budgets of the company with industry average, comparing financial statements with non-financial data like department statistics summaries, or easy type plausible relationship like current ratio, GP margin, profit margin, etc. Or number 3, the situation in the audit when analytical procedure can be used. तो 3 situations भी थी, planning stage पे mandatory to highlight risky areas, during audit to reduce substantive procedure, और final review stage to see whether planned work is properly performed, whether all evidence has been obtained। मीन रटा यहाँ पे वॉमिट कर देना है, 2+3 5+2 7 मार्क्स। क्या ख्याल, इजी। पार्ट बी 10 नंबर के लिए, रिक्वायर एज पार्ट ऑफ योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोलते हैं प्लानिंग प्रोसीजर्स को, जहाँ पे हम रिस्की एरियाज हाईलाइट कर रहे होते हैं। As part of your risk assessment procedure for ZAC company, identify and provide a possible explanation for unusual changes in the statement of profit or loss। आपने क्या करना है, अनयूजुअल चेंजेस मीन एक्सपेक्टेशन की पॉसिबल रीजन बतानी है कि क्या क्या रीजन हो सकती हैं अगर आपको कोई अनयूजुअल चेंजेस नजर आती हैं तो। कितने नंबर, 10 नंबर। कैसे में चलेगी, ZAC कंपनी सेल गार्डन शेड्स एंड फर्नीचर फ्रॉम 15 रिटेल आउटलेट्स।
Sales are made to individuals with income being in the form of cash and debit card. All items purchased are delivered to the customer using Zack's own delivery vans. Most sheds are too big for individuals to transport in their own motor vehicles. इसलिए कंपनी डिलीवरी करती है. द डायरेक्टर ऑफ जैक इंडिकेट दैट द कंपनी हैज हैड ए डिफिकल्टी. शायद फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे अचीव नहीं हुए होंगे इसलिए डिफिकल्टी है, बट आर प्लीज टू प्रेजेंट सम एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स टू द मेंबर्स. और हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर अनयूजुअल चेंजेस. So the statement of profit or loss for the last 2 financial years are given below. हमारे पास 31st March 2007 का डाटा है, 31st March 2008 का डाटा है. रेवेन्यू को देखें तो इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल को देखा जाए तो डिक्रीज हुई है, जीपी मार्जिन अच्छा खासा इंक्रीज हुआ. एडमिन एक्सपेंसेस कम हुए हैं, सेल इंक्रीज हुई है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं. इंटरेस्ट पेएबल कंपनी का डिक्रीज हुआ है. इन्वेस्टमेंट इनकम एक आ रही है जो लास्ट ईयर में नहीं थी, और 3000 लॉस से 1790 प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया. और साथ कैश एट बैंक 950, नेगेटिव बैलेंस मीन ओवरड्राफ्ट से 253 में कन्वर्ट हो गया. हमने क्या करना है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अनयूजुअल चेंजेस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बतानी है. सो एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल विद फाइनेंशियल, लाइक करंट विद प्रीवियस. तो नॉन फाइनेंशियल के साथ भी कंपैरिजन किया जा सकता है. नॉन फाइनेंशियल शायद हमारे पास ये ऊपर कुछ डाटा अवेलेबल है और कुछ रेशियो एनालिसिस भी होता है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो फिगर उठाएंगे रेवेन्यू की. तो इसको उठाएंगे रेवेन्यू को, और रेवेन्यू कंपेयर करें तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें रेवेन्यू ग्रोथ निकालना होगी. और रेवेन्यू ग्रोथ देखें कंपनी की तो बनती है अबाउट 18%. 18%. अब 10% तक रेवेन्यू इंक्रीज होना एक नॉर्मल सी बात है ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन. इससे ज़्यादा ऑलवेज जो है वो कोई रिस्क का चांस हो सकता है. तो क्या चांसेस हो सकते हैं, हम बात कर सकते हैं रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज बाय 18%. And according to director, company has had a difficult year, so chances that revenue could be overstated due to cut-off errors. Due to cut-off errors. Cut-off errors क्या होते हैं? Suppose हमारा ईयर एंड है क्या, 31 दिसंबर 2020. इसमें ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जनवरी 2020 को. दिस मीन इस ईयर की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही हैं तो उसके अंदर सेल वही आनी चाहिए ना जो इस डेट से लेकर इस डेट तक हुई है. लेकिन समटाइम कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो कुछ कट ऑफ एरर्स करती है. कट ऑफ एरर्स कैसे करती है, लाइक नेक्स्ट ईयर जो है उसकी लाइक जनवरी की सेल उठा के यहाँ पे दिसंबर में लिख देगी, इधर के एक्सपेंसेस दिसंबर के उठा के जनवरी में लिख देगी, ताकि करंट ईयर की सेल ज़्यादा शो हो, प्रॉफिट ज़्यादा शो. ये जो ट्रांजैक्शन को करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड ना करना, ये क्या है, कट ऑफ एरर्स. तो रेवेन्यू कुड बी ओवरस्टेटेड ड्यू टू कट ऑफ एरर्स. मीन हमने एक पॉसिबल रीज़न बता दी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन थोड़ा सा माइंड के अंदर जो है वो शक रखते हुए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को रखते हुए, मीन नेगेटिव सेंस में हमने बातें करनी है, पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा करनी है, क्यों हम प्लानिंग स्टेज पे रिस्की एरियाज हाईलाइट कर रहे होते हैं. तो क्या बात करेंगे, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज बाय 18%, एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर कंपनी हैज़ हैड ए डिफिकल्ट ईयर, सो रेवेन्यू कुड बी ओवरस्टेटेड ड्यू टू कट ऑफ एरर्स. उसके बाद नीचे गए तो कॉस्ट ऑफ सेल कंपनी की जो है वो डिक्रीज हो रही है. तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग दे देंगे, कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है वो परसेंटेज भी बताई जा सकती है. बात करोगे रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज बट कॉस्ट ऑफ सेल हैज़ डिक्रीज विच इज़ अनयूजुअल. सो चांसेस दैट कंपनी अंडरस्टेटिंग क्या, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्या उसके बाद जीपी की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल के करीब है, लाइक 2111 से 3962, 88%. तो हम क्या यहाँ पे बात करेंगे, जीपी जो है वो इंक्रीज हुआ है कितने से, 88% से, जबकि सेल सिर्फ 18% से इंक्रीज हुई है. तो चांसेस दैट सेल कुड बी ओवरस्टेटेड और कॉस्ट ऑफ सेल
अंडरस्टेटेड, जिसकी वजह से जीपी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। क्या क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अनयूजुअल चेंजेस हम बता रहे हैं नेगेटिव सेंस में। उसके बाद नीचे गए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए हैं जबकि सेल कंपनी की इंक्रीज हुई है। तो शायद कंपनी की सेल इंक्रीज हुई है तो आपको तो एडमिन बहुत ज़्यादा और चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज होना क्या शो कर रहा है कि माइट बी कंपनी अंडरस्टेटिंग द एडमिन एक्सपेंसेस। क्या ख्याल है? या ये मैनेजमेंट के अपने खर्चे होते हैं, तो हो सकता है कंपनी मिसक्लासीफाई कर रही है दिस एडमिन एक्सपेंसेस टू अदर एक्सपेंस अकाउंट। क्या ख्याल है? इसकी बात करेंगे, मिसक्लासिफिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी बात होगी रादर देन अंडरस्टेटिंग। जो अंडरस्टेट करेगी तो कैश भी तो गया होगा ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात करें तो इंक्रीज हो गए हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और कितने से बहुत ज़्यादा, लाइक अबाउट 50% के करीब। तो सेल जस्ट 18% इंक्रीज हुई है, जबकि इनमें इतने परसेंट इंक्रीज है, परसेंटेज हम यूज करते हुए बात करेंगे। सो चांसेस दैट कंपनी मिसक्लासीफाइंग अदर एक्सपेंसेस टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सेल के साथ है, इनके ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चनिंग नहीं होगी, तो हो सकता है कंपनी एडमिन एक्सपेंसेस को मिसक्लासीफाई कर रही है किसको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या बात की जा सकती है। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल की अगर हम बात करेंगे, इंटरेस्ट जो है वो कंपनी क्या कर रही है, लास्ट ईयर 105, करंट ईयर में 101, मीन डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो माइट भी चांसेस हो सकते हैं कंपनी अपनी कुछ लाइबिलिटीज जो हैं वो ओमिट कर रही है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, ओमिशन ऑफ लाइबिलिटीज। या पॉजिटिव भी हो सकता है कि लाइबिलिटी पे की है तो इंटरेस्ट कम हो। साथ एक इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है 145 से, इन्वेस्टमेंट इनकम कि एक तरफ कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे कर रही है। ये इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है? लाइक कंपनी के पास कुछ सरप्लस कैश था जो कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया और वहां से इनकम आ रही है। इधर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है और ऑलमोस्ट उससे उतनी अमाउंट की या उसके करीब करीब अमाउंट की इनकम रिसीव भी कर रही है। तो अगर कंपनी के पास पैसा था तो कंपनी को तो पहले अपनी लाइबिलिटी पे करनी चाहिए थी ना, ताकि एक्सपेंस जो है इसे खत्म किया जा सके। तो ये क्या है, एक थोड़ी सी स्टूपिड सी अप्रोच कंपनी की नज़र आ रही है कि कंपनी के पास लोन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, बहुत कम। तो चांसेस हो सकते हैं कोई फिक्टिशियस जो है वो इन्वेस्टमेंट क्रिएट की गई है, फिक्टिशियस इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिएट की गई है टू हाईलाइट एसेट एज वेल एज प्रॉफिट। क्या कहना, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में क्या बात हो सकती है। उसके बाद कंपनी का करंट ईयर का लॉस प्रॉफिट आ गया है, जो कि प्रीवियस ईयर में लॉस था और अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। और साथ बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक भी नेगेटिव से पॉजिटिव बैलेंस बन गया है। तो इन दोनों को भी हम जो है वो मिलके बात करेंगे प्रॉफिट प्लस कैश। कि डायरेक्टर कह रहे हैं कंपनी हैज़ हैड ए डिफिकल्ट ईयर, ये क्या थी, नॉन फाइनेंशियल डाटा, और इस फाइनेंशियल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं कि आपस में क्या है, मैच नहीं कर रहे। क्योंकि अगर डिफिकल्ट ईयर था तो सूरत में इतना ह्यूज प्रॉफिट और नेगेटिव बैलेंस से पॉजिटिव बैलेंस कैसे हो सकता है। तो चांसेस हो सकते हैं प्रॉफिट एंड एसेट कुड बी ओवरस्टेटेड। क्या कह रहा, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अनयूजुअल चेंजेस हमने दे दी, रेवेन्यू की बात कर ली, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम और प्रॉफिट प्लस कैश। तो मिला के 10 नंबर हमें मिल जाए। क्या किया हमने, एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई किए और रीज़न बताई हमने कंपेयर करते हुए फाइनेंशियल विद फाइनेंशियल, फाइनेंशियल विद नॉन फाइनेंशियल एंड रेशियो एनालिसिस के थ्रू। क्लियर होती बात। थोड़ा अगर हम पीछे चलें तो हमें क्वेश्चन और भी इसे रेट में मिलेगा, शायद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20 फॉर 6 मार्क्स। क्या कहता है, एनालिटिकल प्रोसीजर आर इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल टूल फॉर ऑडिटर्स इन एक्सप्लेनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। ISA 300 and 520 require the auditor to apply analytical procedure at the planning and overall review stage of the audit. Explain possible reasons for the following changes in accounting ratio found at the planning stage of the audit.
मीन रेशो की चेंजेस की आपने अगेन रीजन बतानी है, प्रोफेसर स्केप्टिसिज्म माइंड में रखते हुए मीन नेगेटिव सेंस में। एन इंक्रीज इन करंट रेशो, एन इंक्रीज इन करंट रेशो, करंट रेशो क्या होता है, इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। अब अगर ये इंक्रीज हुई है तो कैसे इंक्रीज हो सकती है कि करंट एसेट इंक्रीज हुए हैं या करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुई हैं, इसकी कोई एक दो रीजन बता दो। करंट एसेट कैसे इंक्रीज हो सकते हैं, करंट एसेट कैसे इंक्रीज हो सकते हैं? हो सकता है कंपनी ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट नहीं की जिसकी वजह से एसेट इंक्रीज हो गई, करंट रेशो भी इंक्रीज हो गई। या हो सकता है कंपनी ने ऑब्सोलीट इन्वेंट्री के लॉसेस बुक नहीं किए जिसकी वजह से इन्वेंट्री मीन एसेट जो है वो ओवरस्टेट हो। दो बातें की जा सकती हैं कि बैड डेट्स प्रोविजन क्रिएट नहीं की जिस वजह से एसेट इंक्रीज हो गए हैं, या इन्वेंट्री लॉसेस बुक नहीं की जिस वजह से इन्वेंट्री एसेट करंट ओवरस्टेट हो रहे हैं। लायबिलिटीज क्यों डिक्रीज हो सकती है? माइट भी कंपनी ने कुछ लायबिलिटीज जो हैं वो ओमिट कर दी हैं या अंडरस्टेट कर दी हैं जिस वजह से करंट रेशो इंक्रीज मीन लायबिलिटी डिक्रीज नजर आ रही है। फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, माइट भी लास्ट ईयर में कोई ओवरड्राफ्ट था जो कंपनी ने पे बैक कर दिया है तो उस वजह से लायबिलिटी डिक्रीज हो। ठीक है, तो दो तीन बातें की जा सकती हैं। पॉसिबल रीजन बतानी किस चीज की, डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज हुआ है। जीपी कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, क्या निकलता है जीपी। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्या आती है, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस होती है क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जीपी मार्जिन उसने कहा जी डिक्रीज हुआ है, जीपी मार्जिन डिक्रीज हुआ है, दिस मीन्स सेल डिक्रीज हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुई है, यही बात है। डिक्रीज इन जीपी मार्जिन, तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है, सेल डिक्रीज हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुई है। सेल के डिक्रीज होने की क्या रीजन हो सकती है, सेल के डिक्रीज होने की क्या रीजन हो सकती है, थोड़ी नेगेटिव सेंस में कि माइट भी कंपनी की इन्वेंट्री जो है वो क्या हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, उस वजह से सेल डिक्रीज हो गई। ये कंपनी ने हो सकता है प्राइसेस जो हैं वो कम किए जिसकी वजह से सेल डिक्रीज नजर आ रही है, टोटल अमाउंट क्या डिक्रीज नजर आ रही है। क्या कॉस्ट ऑफ सेल की इंक्रीज होने की रीजन क्या हो सकती है, माइट भी कंपनी ने जो है वो बल्क परचेज की है जिस वजह से परचेजिंग इंक्रीज हो गई है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं, क्यों हो सकता है कंपनी ने मिस क्लासीफाई किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इन्वेंट्री यहाँ पे क्या हुई होगी, डिक्रीज, क्यों डिक्रीज हुई होगी, माइट भी हो सकता है इन्वेंट्री जो है वो अंडर काउंट की गई है, इस वजह से प्रॉपर काउंट नहीं हुआ तो डिक्रीज नजर आ रहा है। बातें की जा सकती दो। नेक्स्ट क्या कहता है, इंक्रीज इन द इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो है वो इंक्रीज हो गया है। सपोज पहले हम 100 kg इन्वेंट्री जो है वो 30 डेज होल्ड करते थे, अब जो है वो 50 डेज होल्ड कर रहे हैं, होल्डिंग पीरियड इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, माइट भी कोई ऑब्सोलीट इन्वेंट्री पड़ी है जो ना सेल हो रही है ना प्रोडक्शन में जा रही है, इस वजह से होल्डिंग पीरियड इंक्रीज हो गया। मीन इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है, उसके लॉसेस बुक नहीं किए गए। या हो सकता है मार्केट के अंदर कंपनी की इन्वेंट्री की डिमांड नहीं रही जिस वजह से होल्डिंग पीरियड इंक्रीज हो गया। या हो सकता है कंपनी ने स्टॉक पाइल अप किया है, मीन बल्क बाय किया है, मीन हो सकता है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने जा रही है तो कंपनी ने स्टॉक पाइल अप किया है और पाइल अप करने से क्या हुआ है, होल्डिंग पीरियड जो है वो इंक्रीज हो गया। क्या क्या तो दो रीजन बताई जा सकती है फॉर 6 मंथ्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मीन रेशो के थ्रू, पॉसिबल रीजन के थ्रू आपने क्या करना है, रिस्की एरियाज हाईलाइट करना है। थोड़ा अगर हम पीछे चलें तो शायद 2017 में एग्जामिनर ने जो है वो ये टॉपिक टेस्ट किया कहीं पे, 2017 में, स्प्रिंग 17 में एग्जामिनर ने जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर से एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए टेस्ट किया। State the factors which determine the extent to which an auditor may use analytical procedure as a form of substantive audit evidence। तो substantive evidence के लिए फैक्टर आपने लिखने हैं, मीन स्टेप्स लिखने हैं। तो पहले आपने डिटरमाइन करनी है suitability of analytical procedure for the assertion, इवैल्यूएट करनी है क्या, reliability of the data available through source of information, control over information, relevance, comparability,
फिर आपने अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो डेवलप करनी है, और आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है क्या, अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स अवेलेबल। 4 नंबर रटा छापना, क्या ख्याल। इससे पीछे एग्जामिनर ने क्या किया, एक बहुत ही औखा क्वेश्चन टेस्ट किया इस चैप्टर में से ऑटम 19 के अंदर, सॉरी स्प्रिंग 19 में एग्जामिनर ने एक बहुत ही औखा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से टेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3। क्या टेस्ट किया उसने जी, यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड योर ऑडिट क्लाइंट जाकिर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड हैज ईमेल्ड यू इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018 along with certain explanation. The information provided by ZTML is summarized below. इसमें हमारे पास एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मीन बैलेंस शीट का डाटा है 2017 और 18 का। इसमें इक्विटी एंड रिजर्व जो है वो इंक्रीज हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन डिक्रीज हुआ है, प्रोविजन अगेंस्ट लिटिगेशन इंक्रीज हुई है, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ है, लोन टू एम्प्लॉय इंक्रीज हुआ है, ट्रेड डेटर्स इंक्रीज हुए हैं, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, कैश एट बैंक जो है वो डिक्रीज हुआ है, और हमारे पास आ गया टोटल एसेट्स। और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी डाटा है जिसमें सेल कंपनी की इंक्रीज हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुई है, जीपी इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ है, टैक्सेशन इंक्रीज हुआ है क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हुआ है। और 11 मार्क्स में करना क्या, यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर मीन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल विद फाइनेंशियल, फाइनेंशियल विद नॉन फाइनेंशियल एंड रेशियो एनालिसिस, आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस आइडेंटिफाई करनी है, एंड इनकंसिस्टेंसीज इन द अबव सिनेरियो, इनकंसिस्टेंसीज वैसे जैसे हमने पीछे जैक क्वेश्चन किया, एंड स्टेट द की ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच यू वुड परफॉर्म टू एड्रेस द इश्यूज आइडेंटिफाइड बाय यू। हाँ, प्रोसीजर अभी हम लिखने के काबिल नहीं है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे प्रोसीजर का, ऑडिट प्रोसीजर का, फिर लिखने के काबिल बन गया। 11 नंबर के लिए 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन के, आपने क्या करना है, अनएक्सप्लेन्ड मीन फ्लक्चुएशंस, अनयूजुअल चेंजेस रीजंस आपने आइडेंटिफाई करनी है, और साथ आपने प्रोसीजर बताने के ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा। तभी हम सिर्फ रीजंस की बात करेंगे, प्रोसीजर बाद में जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे तब हम इसके लिखेंगे, इसलिए हम कॉलम बना लेंगे, एक तरफ हम रीजन लिखेंगे अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन और दूसरी तरफ प्रोसीजर, तो प्रोसीजर वाला कॉलम अभी हम खाली छोड़ देंगे, ठीक हो गया। और जब हम चैप्टर 5 पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्रोसीजर्स लिखेंगे। अभी हम लिखने के काबिल नहीं हैं, क्यों, अभी ऑडिट प्रोसीजर का टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, तो बाद में इसको फिल करेंगे। अभी हम सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो कंपनी का कुछ डाटा हमें दिया गया है जिसमें हमारे पास बैलेंस शीट का डाटा है, इनकम स्टेटमेंट का डाटा है, कुछ नोट्स भी दिए हैं। नोट्स पढ़ते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ZTML हैज इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय 13%, मीन 13% से सेल प्राइस इंक्रीज की गई है। तो अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल जो है वो कंपनी की इंक्रीज आ रही है 73,000 से 84,000। कितने परसेंट से इंक्रीज नज़र आ रहा है, हम शायद परसेंटेज भी इसकी कंप्यूट कर सकते हैं। और अगर आप परसेंटेज कंप्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 15% से सेल जो है वो इंक्रीज आ रही है, जबकि कंपनी ने प्राइसेस इंक्रीज किए 13%। बात बताओ, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, क्या प्राइस इंक्रीज करने से सेल इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? डिक्रीज। और यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करने से सेल आपकी 15% बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, 10% से भी ज़्यादा। क्या ख्याल है, चांसेस हो सकते हैं सेल कुड बी ओवरस्टेटेड? क्या ख्याल है, डिस्पाइट कंपनी इंक्रीजिंग प्राइसेस सेल कुड हैव बीन डिक्रीज, बट here sale increased by 15%, so sale could be overstated due to cut off errors। यही जो हमने ज़ैक में बात की थी। हाँ, प्रोसीजर क्या है वो हम बाद में देखेंगे, जब पढ़ेंगे तब लिखने के काबिल होंगे।
एक लिख लिया हमने, किसकी बात कर ली, सेल्स की बात कर ली। उसके बाद क्या कहता है, द एंटायर लॉन्ग टर्म लोन वाज ऑब्टेन इन 2017, द प्रिंसिपल इज पेएबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी का शायद कोई लोन आ रहा था बैलेंस शीट के अंदर, 2017 में लिया गया, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो उस वजह से 4000 आपने पे कर दिया होगा आउट ऑफ 12, तो 8000 आ रहा है। इसकी बात करना मुनासिब नहीं है इसके ऊपर कुछ के, ठीक है। Increase in property, plant and equipment represent addition made during the year, net of depreciation. There were no disposal during the year. मीन पीपी में अगर इंक्रीज आ रहा है तो वो कोई एडिशन है, तो ठीक है, इंक्रीज ही नजर आ रहा है। डेप्रिसिएशन उसने का चार्ज की। कहते हैं ZTML हैज ए पॉलिसी ऑफ गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन टू इट्स एम्प्लॉइज। The loan entitlement were reduced during the year from 8 times the gross salary to 5 times of gross salary. कंपनी पहले जो है वो लोन अच्छा खासा देती थी, मीन ग्रॉस सैलरी अगर 100 है तो उसका 8 टाइम मीन 800 तक लोन देती थी। अब नहीं, कंपनी रिड्यूस कर दिया, नहीं भाई 100 सैलरी है तो आपको मैक्सिमम 500 तक का लोन मिलेगा। जब आपने एंटाइटलमेंट लोन की रिड्यूस की है तो लोन इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? डिक्रीज होगा, क्यों? अब लोग कम लोन लेंगे पहले की निस्बत। और अगर हम जाएं इधर कंपनी के एसेट में, जो लोन रिसीवेबल कंपनी ने एम्प्लॉय को दिया रिसीव करना है, वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो हेडिंग दे देंगे लोन टू एम्प्लॉयज और बात करेंगे कि क्या है, एंटाइटलमेंट रिड्यूस हुई है, so loan should also be reduced, but company showing increase of 200 in loan, so chances that asset could be overstated. Okay. Yeah, there could be some cut-off errors like next year loan has been recorded as asset in current year. क्या ये बातें की जा सकती हैं। so दो तो हमने इन नोट्स के अंदर से ले ली बातें, अब हम कुछ बातें खुद करते हैं इसके अंदर से। क्यों 11 नंबर हमने लेने हैं, 2 प्रोसीजर भी लिखने हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन आइडेंटिफाई करनी है। सो रिजर्व की बात करें तो इंक्रीज हुआ है, चूँकि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लोन की हमने कोई बात कर नहीं सकते। प्रोविजन अगेंस्ट लिटिगेशन 1000 से कितनी हो गई है, 1100। इन कंपनी की शायद कोई केसेस चल रहे हैं तो उसकी प्रोविजन इंक्रीज हुई है, तो प्रोविजन इंक्रीज हुई है तो दिस मीन कोई लिटिगेशन कंपनी के अगेंस्ट इंक्रीज हुई। और ये जो लिटिगेशन है ये कंपनी के लिए क्रिएट कर सकते हैं कोई कैश फ्लो इश्यूज भी। क्या कह रहा है, तो लिटिगेशन की बात कर दी कि इंक्रीज हुई है तो ये कंपनी का सर्वाइवल अफेक्ट कर सकती है, मीन फ्यूचर कैश फ्लो को भी अफेक्ट कर सकती है। क्यों, लिटिगेशन है तो माइट भी कंपनी ने जो है वो कुछ रॉन्ग एक्ट किए हैं जिसके अगेंस्ट रिसीव करना पड़ रहा है। उसके बाद ट्रेड पेबल्स की बात करें तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन हमने नीचे कहीं पे देखा था शायद कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुई है। पेबल्स की बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुई है, जबकि पेबल्स क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। ये लाइक विद लाइक जो है वो कंपैरिजन बन नहीं, मतलब इंक्रीज शो नहीं हो रहा। सो चांसेस दैट लायबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड। क्या पेबल्स की बात की जा सकती। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की उसने बात कर दी, इंक्रीज हुआ है। लोन की हमने ऑलरेडी बात कर ली। ट्रेड डेटर्स की बात करें तो इंक्रीज हुआ है, कितने से, 8000 से 8500 हो गया। यहाँ से आप डेटर डेज कंप्यूट कर सकते हो करंट विद प्रीवियस ईयर, लाइक डेटर ओवर सेल इंटू 365, डेटर ओवर सेल इंटू 365। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि डेटर डे शायद डिक्रीज हो गए, इंक्रीज हो गए होंगे, तो चांसेस हो सकते हैं माइट भी कंपनी बैड डेट्स प्रीमियम रिकॉर्ड जो है वो नहीं कर रही, जिस वजह से डेटर डेज जो है वो इंक्रीज होती है। क्या ख्याल, या अमाउंट की बेस पर भी बात की जा सकती है। इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो गई है, 7000 से 7600 हो गई है, तो माइट भी चांसेस हो सकते हैं कंपनी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का लॉसेस बुक नहीं कर रही, जिसकी वजह से इन्वेंट्री कुड बी ओवरस्टेटेड। क्या फिर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो सेल इंक्रीज हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल भी इंक्रीज हुई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल की परसेंटेज कम है एज कम्पेयर टू सेल। तो चांसेस हो सकते हैं कंपनी में मिस क्लासीफाई सम डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू अदर एक्सपेंस अकाउंट टू अंडरस्टेट कॉस्ट ऑफ सेल, बात की जा सकती है।
क्या क्या सो टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो इस प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट किया गया। जब आप इसकी परसेंटेज निकालोगे ना तो इनकी परसेंटेज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। लास्ट ईयर की परसेंटेज होगी 35% इन टैक्स रेट। कैसे? 255 डिवाइडेड बाई 7300 इंटू 100 किया तो आपके पास टैक्स रेट आ गया 35%। करंट ईयर का टैक्स रेट आ रहा होगा 32%। ब्रैकेट आपकी इंक्रीज हुई है प्रॉफिट की, क्या टैक्स रेट डिक्रीज हो जाएगा? तो क्या बात करेंगे हम टैक्स सेशन की कि लास्ट ईयर टैक्सेशन शोइंग 35% रेट, करंट ईयर शोइंग 32%, chances that company undercharging the tax expense to highlight profit after tax। 35% की शायद रेट है लेकिन कंपनी 32% पे टैक्स लिख रही है ताकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जो है वो ओवरस्टेट किया जा सके। क्या क्या ये कुछ बातें की जा सकती हैं सेल्स की, लोन टू एम्प्लॉइज की, लिटिगेशन, कैश फ्लो, पेबल, डेटर डेज, बैड डेट्स, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन। एक बहुत ही औखा क्वेश्चन था ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सके अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस। हाँ, अगर जैक क्वेश्चन किया हुआ है तो फिर तो कुछ आइडेंटिफाई हो सकती हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सारे स्टूडेंट से नहीं अटेम्प्ट हुआ था, इसलिए प्लीज़ एक दफ़ा इसे हाथ से अटेम्प्ट कर लेना है। तो 3-4 क्वेश्चन एनालिटिकल प्रोजेक्ट के हम कवर कर चुके हैं। अभी पिछले पेपर में स्प्रिंग 20 की अगर हम बात करें तो एग्जामिनर ने यहाँ से मटीरियलिटी से भी एक क्वेश्चन जो है वो टेस्ट किया। मटीरियलिटी से क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट किया। कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए। कुछ सिनेरियो बेस्ड थोड़ी सी टेस्टिंग हुई मटीरियलिटी की। क्या कहता है क्वेश्चन 3? यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तो नई कंपनी के आप ऑडिट मैनेजर हो। ट्रोजन लिमिटेड कंपनी का नाम है टीएल। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। कंपनी नई है तो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये डाटा है। रेवेन्यू कंपनी का है 12,000 मिलियन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 72 मिलियन। ऑब्वियसली कम है, क्यों? पहले साल में इतना प्रॉफिट तो नहीं हो जाता, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट इंक्रीज होता है। टोटल एसेट्स कंपनी के हैं 13,000 मिलियन और टोटल लायबिलिटीज हैं 7,000 मिलियन। सिंस दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज क्वाइट लो। बता ये प्रॉफिट कम क्यों है? However, as per the management projections, the profit before tax would grow exponentially over the next 3 years। लेकिन मैनेजमेंट कहती है नेक्स्ट 3 ईयर में प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ठीक है, जब बढ़ेगा देख लेंगे, अभी हमने करंट ईयर के अकॉर्डिंग लिखा है। Your audit team has determined the materiality on the basis of profit before tax for the year ended 31 December। मटीरियलिटी हमने एक ऐसी फिगर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करनी है जो कि एप्रोप्रिएट फिगर है, और प्रॉफिट तो ऑलरेडी लो है। अगर इसके अकॉर्डिंगली हम मटीरियलिटी लेंगे तो हर अकाउंट बैलेंस ही मटीरियल निकलेगा। क्या कह रहा है? जिसकी बेस पर हमारी ऑडिट अप्रोच सब्सटेंटिव अप्रोच ही रहेगी। मीन आप फजूल में हर अकाउंट बैलेंस पे डिटेल प्रोसीजर अप्लाई करते चले जाएंगे। क्या प्रॉफिट होनी चाहिए? टोटल एसेट्स इन पे मटीरियलिटी में कैलकुलेट करनी चाहिए जो नॉर्मल फिगर्स हैं। प्रॉफिट तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर से है ही कम, और उसके अकॉर्डिंग तो हर चीज़ मटीरियल निकलेगी। In view of the audit team, profit before tax is the main performance indicator of TJ's board of directors। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए मेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? प्रॉफिट। लेकिन हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए नहीं, अपने पॉइंट ऑफ से देखना है। खैर, करना क्या? डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ बेंचमार्क यूज्ड बाय योर टीम। प्रॉफिट पे जो मटीरियलिटी कैलकुलेट की गई है इन डिटरमाइनिंग द मटीरियलिटी। आपने देखना है प्रॉफिट के ऊपर जो मटीरियलिटी कैलकुलेट किया है एप्रोप्रिएट है या नहीं। एंड सजेस्ट द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू योर टीम। और अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो आपने बातें करनी है। नंबर 6 नंबर के लिए अच्छे खास के आपको बातें करना पड़ेंगी, फिर जाके 6 नंबर अचीव होंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? मटीरियलिटी की डेफिनेशन जो है वो इसके अंदर पुट करोगे कि मटीरियलिटी का मतलब क्या है। मिसस्टेटमेंट्स आर मटीरियल if they influence economic decision of the user taken on the basis of financial statement। हमने पढ़ी रटा लगाया हुआ।
मीन यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखनी है मटीरियलिटी। और यूजर का मतलब क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, बाकी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है। दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी हमें देखना होता है। तो इसलिए डेफिनेशन यूजर, और फिर हमने दूसरा पॉइंट बना दिया कि यूजर सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, तो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ से मटीरियलिटी की टर्मिनेशन जो है वो सूटेबल नहीं है। क्या क्या तो उसके बाद हमने क्या बात कर दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजेक्ट करना। फिर प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट ईयर की बेस पर जो है वो क्या है, लो है, तो फर्स्ट ईयर की बेस पर जो है वो प्रॉफिट के ऊपर जो है वो मटीरियलिटी सूटेबल नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा जी मैनेजमेंट कह रही फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे, इसलिए हमने मटीरियलिटी प्रॉफिट की बेस पर लिया है, तो हमने फ्यूचर नहीं, हमने करंट को देखना होता है। क्या देखना होता है, करंट की बेस पर मटीरियलिटी कैलकुलेट करना होता है। सो प्रॉफिट की बेस पर जो है वो मटीरियलिटी जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो अदर मेजर्स क्या हो सकते हैं, लाइक रेवेन्यू का 1% जो है वो मटीरियलिटी कैलकुलेट की जा सकती है। टोटल एसेट्स का जो है वो 1% और मोर मटीरियलिटी कैलकुलेट की जा सकती है, या टोटल लाइबिलिटीज का भी 1% और मोर, या टोटल एक्सपेंसेस को भी मटीरियलिटी में कंसीडर किया जा सकता है रादर देन प्रॉफिट फॉर दिस ब्रांच। ये कुछ बातें की जा सकती है। मटीरियलिटी की डेफिनेशन दे दी, फिर हमने बात कर दी यूज़र का मतलब क्या है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, ऑल यूज़र के पॉइंट से हमने देखना है, जबकि यहाँ पे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा गया, जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है। फर्स्ट ईयर है तो प्रॉफिट अल्टीमेटली लो होंगे, तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नहीं हमें मटीरियलिटी बेस बनानी चाहिए, और फ्यूचर की बेस पर नहीं, हमने करंट की बेस पर देखना होता है। सो प्रॉफिट एप्रोप्रिएट नहीं है। अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, रेवेन्यू, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, या फिर एक्सपेंसेस। हाँ, बाकी क्या क्वेश्चंस हैं, होपफुली वो हमें टॉपिक अभी कुछ और कवर करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम देखेंगे क्या क्या और क्वेश्चन हम साथ साथ कवर करते चले जाएंगे। सभी आज हमने कोई 4 क्वेश्चन एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर किए हैं और एक क्वेश्चन मटीरियलिटी का किया है, तो प्लीज़ इनके आंसर रीड करके एक दफ़ा हाथ से अटेम्प्ट कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए प्लीज़ क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना, साथ साथ अटेम्प्ट करते चले जाने हैं, इनको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर में भी लिखने के काबिल बनेंगे, इसलिए प्लीज़ इनको साथ साथ अटेम्प्ट करते चले जाना है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑडिट प्लानिंग के एरियाज़ में से ही कुछ और नई चीज़ें कवर करेंगे।